गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बायोलॉजी की क्लास में हम नर्वस सिस्टम के विषय में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम यानी क्या होता है? तंत्रिका तंत्र, यानी हमारी पूरी बॉडी जो है उसको कंट्रोल करने वाले सिस्टम को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि बहुत सारी नर्व सेल्स होती हैं जो कि बॉडी के हर अंग से ब्रेन तक जाती हैं और ब्रेन को सूचना देती हैं, उसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है ह्यूमन ब्रेन। तो ब्रेन जो है, ब्रेन को हम क्या, ब्रेन के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो ब्रेन को हम क्या कहते हैं? बॉडी का कंप्यूटर कहते हैं। बॉडी में यानी जितने भी कार्य हो रहे हैं उन सभी को संचालित करना, कंट्रोल करने का काम ब्रेन करता है। तो ब्रेन जो होता है एक बहुत बड़े खोल में, एक बहुत बड़े बॉक्स में बंद रहता है जो 8 बोन्स का बना रहता है। 8 बोन्स होती हैं जो आपस में छोटे छोटे फाइब्रस जॉइंट से जुड़ी रहती हैं और उनसे एक बॉक्स बनता है। उस बॉक्स के अंदर ब्रेन, ये जो अपनी खोपड़ी है ना, ये पूरी जो बाहर से दिख रही है, इसको हम क्रेनियम कहते हैं। ये 8 हड्डियों से मिलकर बनी है और उसके अंदर ब्रेन है। लेकिन ब्रेन के जस्ट ऊपर 3 झिल्लियां हैं, 1 कवरिंग, 2 कवरिंग और 3 कवरिंग। उन तीनों को एक साथ हम मेनिंजाइटिस कहते हैं, मेनिंजॉइट कहते हैं, मेनिंजॉइट यानी मस्तिष्क आवरण, या मेनिंग्स इंग्लिश में कहते हैं। मस्तिष्क आवरण यानी कि मस्तिष्क के ऊपर, ब्रेन के ऊपर क्या है? 3 झिल्ली चढ़ी, 1 2 3, पायामेटर, अरेक्नॉइड और ड्यूरामेटर, बाहरी झिल्ली, मध्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली। और इन 3 झिल्लियों के ऊपर बॉक्स है, यानी कि क्रेनियम और ब्रेन जो है, ब्रेन जो खोपड़ी में बंद है जिसको क्रेनियम कहते हैं, और ब्रेन के ऊपर पहले 3 झिल्लियां चढ़ी जिसे मेनिंग्स कहते हैं। तो वो झिल्लियां क्यों चढ़ी हैं? झिल्लियां इसलिए चढ़ी हैं जिससे कि ब्रेन को क्रेनियम से, यानी इस हड्डी से डायरेक्ट कांटेक्ट में हमारा ब्रेन ना रह पाए, क्योंकि इसके कारण इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रेन को क्षति पहुंच सकती है। इसीलिए ब्रेन के ऊपर 3 झिल्लियां चढ़ी हुई हैं और उसके बाद वो एक बॉक्स में सुरक्षित है जिसे हम क्रेनियम कहते हैं। यदि इस खोपड़ी में, इस क्रेनियम में कोई चोट लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंदर यदि मेनिंजाइटिस तक चोट पहुंच जाए, जो झिल्लियां हैं ना अंदर, तो एक बीमारी हो जाती है जिसे मेनिंजाइटिस बीमारी कहते हैं। अब ये ब्रेन का एक मैंने डायग्राम बनाया है, इसको आप देखिए। ब्रेन कैसा दिखाई देता है? बाहर से देखने पर बिल्कुल ये अखरोट दिख रहा है आपको? ये अखरोट जैसी एक पूरी खोपड़ी है, क्रेनियम में समझ लीजिए। इसको जब हम ओपन करते हैं तो उसके अंदर से ये ब्रेन निकलता है। इस तरह से ब्रेन का डायग्राम बिल्कुल ऐसा ही होता है। दिख रहा है आपको ब्रेन? ये बिल्कुल ऐसा ही ब्रेन दिखाई देता है। बहुत सारे उभार उसके अंदर होते हैं। तो जब हमारी एडल्ट की जो बॉडी होती है उसकी टोटल बॉडी वेट का 2% ब्रेन का वजन होता है, और बर्थ के समय तो ब्रेन बहुत छोटा होता है, बॉडी का 1/4 होता है। 2 वर्ष के बच्चे में क्या होता है कि बॉडी ये जो है 80% तक ब्रेन डेवलप हो जाता है, लेकिन 6 वर्ष की आयु के बच्चे का पूरा 100% ब्रेन डेवलप हो जाता है, पूरा बन जाता है, डेवलप हो जाता है। अब ब्रेन के अंदर जो सेल्स होती हैं, कौन कौन सी सेल्स होती हैं? ब्रेन के अंदर 2 प्रकार की सेल्स, 2 प्रकार की कोशिकाओं से ये बना है। एक कहलाती न्यूरॉन सेल या नर्व सेल, और एक ग्लियल सेल्स कहलाती हैं। तो जो 90% हिस्सा ब्रेन का है वो न्यूरॉन सेल से बना है। किस सेल से बना है? न्यूरॉन, और नर्व सेल भी उसका नाम है, हिंदी में तंत्रिका कोशिका। ये 90% हिस्सा, और 10% हिस्सा जो है वो ग्लियल सेल का बना हुआ होता है। अब न्यूरॉन सेल की विशेषताएं सुन लीजिए आप लोग। न्यूरॉन सेल में क्या होता है? सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, मतलब इस कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। यदि आपने मेरा सेल वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसका वीडियो आपने देखा होगा कोशिका वाला, तो उसमें मैंने बताया था कि सेंट्रोसोम एक रचना होती केंद्रक के पास जो कि सेल के डिवीजन करने में, यानी 1 से 2 कोशिका बनने में हेल्प करती। तो वो रचना इसमें नहीं पाई जाती, इसीलिए कभी भी सेल डिवीजन नहीं हो सकता है ब्रेन के कोशिकाओं में। कभी सेल डिवीजन नहीं हो सकता तो कभी रिकवरी। सेल डिवीजन मतलब क्या कि जैसे एक कोशिका नष्ट हो गई तो जो पुरानी कोशिका थी ना, उसने सेल डिवीजन करके एक और बना ली, तो रिकवरी हो जाती बॉडी में। लेकिन न्यूरॉन सेल्स एक ऐसी सेल्स हैं जिनमें नो सेंट्रोसोम नहीं होता है, सेल डिवीजन नहीं होता है, इसलिए रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है, रिकवरी नहीं हो सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि हमको हेलमेट पहनना चाहिए, हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाना चाहिए, क्योंकि ब्रेन के यदि बाहरी भाग में चोट लगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके यदि अंदरूनी हिस्से में चोट लग जाए, ये जो मैंने मेनिंजाइटिस बताया ये वाला, या इसके और अंदर चोट लग जाए, तो वहां की सेल यदि एक बार नष्ट हुई तो वो दोबारा कभी नहीं बन सकती है, क्योंकि उनमें रिकवरी होती ही नहीं है ब्रेन में।
इन सेल्स में। लेकिन जो फिर भी आपने सुना होगा कि ब्रेन में ट्यूमर हो जाता है, ब्रेन का कैंसर हो जाता है, तो वो कैसे हो जाता है? ट्यूमर या कैंसर का क्या अर्थ है? उसका अर्थ यह है कि जो सेल डिवीजन अभी हमने आपको कोशिका विभाजन बताया, यदि वो अनकंट्रोल्ड हो जाए। अनकंट्रोल्ड मीन्स कि बॉडी का ही कंट्रोल नहीं है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 बनती जा रही, तो बॉडी का वो हिस्सा से फूल जाता है और उसे हम कैंसर या ट्यूमर कहते हैं। तो ब्रेन का ट्यूमर भी होता है। इस 90% वाले हिस्से में तो कोई डिवीजन ही नहीं होता सेल का। मैंने आपको बताया कि कोशिका नष्ट तो नष्ट ही हो जाती हमेशा के लिए। लेकिन ये जो 10% ग्लियल सेल है, इनमें से सेंट्रोसोम होता है, इनमें सेल डिवीजन होता है। और यदि इन 10% की कोशिकाओं में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाए तो फिर एक ट्यूमर बन जाता है छोटा सा, जिसे ब्रेन ट्यूमर कहते हैं या ब्रेन का कैंसर कहते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ब्रेन का कैंसर किस में होता है? ये ग्लियल सेल्स में होता है। ये न्यूरॉन का डायग्राम बना हुआ है। ब्रेन की जो सेल है, ये जो ब्रेन का बाहरी हिस्सा बना हुआ है, ये क्रेनियम बना है, ये मेनिंग्स बनी है अंदर। इस तरह से हड्डियों की जॉइंट्स होते हैं, मैंने आपको बताया। अब ब्रेन की जो कोशिका है उसको हम न्यूरॉन कहते हैं। उसका डायग्राम ये है। न्यूरॉन में क्या होता है कि 3 हिस्सों से बना। ये गोल बड़ा हिस्सा, इसको कहते हैं हम साइटोन, और ये लंबे वाले को कहते हैं एक्सॉन, और जो ब्रांचेस निकली है ना, इनको कहते हैं डेंड्रॉन, और उनसे जो और ब्रांचेस निकल गई हैं उनको कहते हैं डेंड्राइट्स। और अब ये जो साइटोन होता है, इसके अंदर आप देख रहे होंगे बीच में एक केंद्रक है और छोटे छोटे कण होते हैं जिनको निसल्स ग्रेन्यूल्स कहते हैं। अब ये इस तरह, और ये जो कवरिंग चढ़ी होती माइलिन की, माइलिन शीथ कहलाती, इस तरह से एक तंत्रिका है, ये दूसरी तंत्रिका। अब एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका, जैसे एक ये है और उसके नीचे एक और तंत्रिका हुई, वो ऐसी, फिर तीसरी, फिर चौथी, ऐसी जुड़ती जाती, हर अंग से लेके ब्रेन तक, पैर से लेके ब्रेन तक, हाथ से लेकर ब्रेन तक, हर अंग से ब्रेन तक ये चैन बना के चलती है। सेल्स रहती है एक के नीचे एक के नीचे एक, बिल्कुल जैसे कि आपने देखी होगी सांकल, देखी सांकल, उसमें ये छोटे 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 ज्वाइंट्स बहुत सारे रहते। ऐसे ही नर्व सेल की ज्वाइंट्स रहते, छोटी 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 जुड़ी। शरीर की सबसे लंबी सेल है ये, हर अंग से लेके ब्रेन तक, पैर से लेके, पैर की उंगली से लेके ब्रेन तक, हाथ से लेके ब्रेन तक, हर अंग से ब्रेन तक, यानी सब चीजों की सूचना ब्रेन को ये पहुंचाती है। तो क्या होता है कि जब एक न्यूरॉन और 2 न्यूरॉन जुड़ती है ना, जैसे ये जुड़ गई है, तो इस स्थान को हम साइनेप्सिस कहते हैं। इस साइनेप्सिस, इस स्थान में सोडियम पाया जाता है। तो सोडियम क्या काम करता है? जैसे इस तंत्रिका की सूचना को इस तंत्रिका में दे देता है, फिर साइनेप्सिस होगा, फिर सोडियम होगा, फिर वो अगले को दे। तो ये सोडियम का बड़ा महत्वपूर्ण काम है। सोडियम हमारी एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका, दूसरी तीसरी सूचना पहुंचाने का काम, मीडिएटर का काम ये करता है। तो क्या होता है कि जब ज्यादा पसीना निकल जाए या शरीर से ज्यादा सोडियम निकल जाए तो क्या हो जाता है? चक्कर आने लगते, बेहोशी आने लगती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बॉडी से क्या निकल गया है? सोडियम बाहर। अब जब सोडियम निकल गया है तो सूचना एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में पहुंच ही नहीं पा रही, तो बॉडी को चक्कर आ जाते, बेहोशी आ जाती, कमजोरी आने लगती। तो आपने सुना होगा ऐसे समय में 1 गिलास पानी में 1 चम्मच शक्कर और 1 चुटकी नमक डाल के पिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि शक्कर से क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा, एनर्जी मिलेगी, और नमक से क्या होगा? सोडियम मिल जाएगा, तो सेंसेशन चालू रहेगा, और पानी से तो डिहाइड्रेशन की कमी पूरी हो जाएगी। तो इस तरीके का सोडियम का काम रहता है। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं।